यस, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ते हुए माइकलसन व्यतिकरण मापी के प्रयोग का वर्णन करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है अपने आप में, और जिससे आपको बहुत सारे निष्कर्ष आपको प्राप्त हो। एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आता है वो ये आता है, न्यूटन वलय प्रयोग की का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके द्वारा प्राप्त फ्रिंजों के प्रकार व उनमें अंतर स्पष्ट करें तथा इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करो। इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है, लगभग प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो उसी क्रम में, जैसे कि आपको सबसे पहले पता है, मैंने आपको जो प्रकाश स्रोत प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो दो तरीके हैं। एक तो आयाम के विभाजन के द्वारा और दूसरा है तरंगाग्र के विभाजन के द्वारा, बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बाय डिवीजन ऑफ टू गेट द टू कोहेरेंट सोर्सेज बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है, आधारित है। ये लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं। आयाम के विभाजन के द्वारा इस प्रयोग में आपको एक स्रोत से दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। मीन्स व्हाट, यू आर गेटिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज बाय द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो पहली चीज ये हो गई कि आप आयाम के विभाजन के द्वारा इसमें दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने जा रहे हैं और उनसे उत्सर्जित प्रकाश में जब अध्यारोपण होगा, सुपरपोजिशन होगा, व्यतिकरण होगा, उसके प्रभाव के कारण से आपको व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होंगी। नंबर एक। नंबर दो जो चीज इसमें जो प्रयोग देख रहे हैं आप, यानी इसमें जो फिल्म जो प्राप्त होगी आपको, वो एक समान मोटाई की भी सबसे बड़ी खूबी क्या है इस प्रयोग की, कि आप इसमें एक समान मोटाई की फिल्म भी क्रिएट कर सकते हैं और एक समान आनती की फिल्म भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरीके की फिल्म को इसमें क्रिएट, डेवलप किया जा सकता है। ये इस प्रयोग की खूबी है। अब इस प्रयोग से प्राप्त जो फ्रिंजें होती है वो टेलीस्कोप से देखी जाती हैं, अनंत में प्राप्त होती हैं। ये सारी बातें बात की, लेकिन सबसे पहले इस प्रयोग का अपन एक बार वर्णन और क्या क्या सामग्री है वो देखने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक वर्णनीय प्रकाश सोर्स है, जिससे कि आपको पता है सोडियम का जो लैंप है, सोडियम की जो लाइट है, दैट इज सपोज टू बी ए मोनोक्रोमिक लाइट फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक लेबोरेटरीज। तो एस माना आपने सोडियम का प्रकाश लैंप ले लिया, ये एक सामने लेंस रखा हुआ है, इससे अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें समांतर जाएंगी और फैलती हुई जाएंगी, यानी ये आपका एक ब्रॉड सोर्स होगा और ये थ्रूपुट लाइट किस पर पड़ेगी। ये जो चीज है उसको देखें आप, ये 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई अर्ध रजतित यानी हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। इट इज द इम्पोर्टेंट। क्या चीज है ये बताएंगे आप। 45 डिग्री कोण पर मैं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल भी कर रहा हूं आपके सामने। जो रेड जो पॉइंटर से आप देख रहे हैं, ये जो चीज है, रेड पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो रेड पॉइंटर से जो चीज देख पा रहे हैं आप, ये क्या है कि 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई अर्ध रजतित ग्लास पट्टिका है। क्लियर? यानी इसका जो नीचे का जो सतह है इसकी, जो जिसमें मैं आपको पॉइंटर से दिखा रहा हूं रेड से, ये इस पर चांदी का लेपन हो रहा है। यानी ऊपर वाली आधी कांच की है और नीचे वाली जो आधी है ये किसकी बनी हुई है मोटाई, ये सिल्वर की लेपन इस पर हो रहा है। क्लियर? ये प्लेट है जो कि मुख्य अपना रोल अदा करती है। ये जो देख पा रहे हैं ये एक मिरर है, पॉइंटर से दिख रहा होगा आपको, रेड पॉइंटर पे आप निगाह रखेंगे। ये जो एक मिरर है M2 इसका नाम है, ये चलायमान होता है। चलायमान मीन्स आप इसको स्क्रू की सहायता से आगे और पीछे इस तरीके से खिसका सकते हैं। क्लियर? और इसको ये जो 3 स्क्रू हैं इनके द्वारा इनका झुकाव जो है वो टिल्ट कर सकते हैं इस मिरर को आप। तो मिरर की जो पोजीशन है, यानी ये इस तरीके से टिल्ट भी हो सकता है इन स्क्रू के द्वारा। ये चलायमान है, ध्यान रखें आप।
ये वाला। अब इस पर आ जाए M1 मिरर पर, रेड पॉइंटर देखें आप, ये जो लिखा भी हुआ स्थिर है, ये स्थिर मिरर है, क्लियर, ये चलायमान नहीं है, ये स्थिर रहेगा, क्लियर। तो ये मिरर M1 हो गया, ये मिरर M2 हो गया, ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट हो गई 45 डिग्री कोण पर झुकी हुई, क्लियर। अब इनसे यानी ये दोनों किरणें 1 और 2 जब लौट कर आएंगी तो टेलीस्कोप पर आएंगी, यानी इसी बिंदु पर वापस आएंगी ये, और वापस आएंगी, ये पॉइंटर पर ध्यान रखेंगे आप सभी, तो जो रेड पॉइंटर है उस पर ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर वापस मिलेंगी और ये दोनों टेलीस्कोप में यहाँ पर वापस इन दोनों मध्यार्पण होगा और आपको जो कुछ दिखेगा वो टेलीस्कोप से आप देखें। अब इसकी क्रिया विधि को मैं बता रहा हूं आपको, ये क्रिया विधि क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है, कि ये जैसे प्रकाशीय किरण, जैसे ये प्रकाशीय किरण जैसे ही यहाँ पर, ये प्रकाशीय किरण जैसे ही यहाँ पर, ये वाली प्रकाशीय किरण इनमें से बहुत अनंत है ये, अब अपने एक चार्ट जैसे यहाँ पहुंचेगी तो ये आंशिक रूप से परावर्तित होकर M1 दर्पण की ओर, यानी जिसका नाम 1 है, इस तरफ जा रही है, क्लियर। इसी बिंदु से आंशिक रूप से इससे में इसको पार करते हुए अपवर्तित होकर ये M2 दर्पण की ओर जा रही है, जिसका नाम क्या दिया है, नंबर 2 वाली प्रकाशीय किरण इससे अपवर्तित होकर ये 2 की तरफ जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं। चूंकि ये मिरर है, जैसे इसके पास पहुंचेगी ये परावर्तित होकर आएगी और उसी रास्ते पर यहाँ पर आएगी इस बिंदु पर, और एक वाली जो प्रकाशीय किरण है ये भी इससे परावर्तित होगी और ये कहाँ पर आएगी, वापस इसी बिंदु पर आएगी जहां, और इनका जो टूटन हुआ है, जो ये जो घटना घटी है ये यहाँ से घटी, इस बिंदु से, कहां से, इस बिंदु से। ये जो P पॉइंट है इसको भी आप ये गई, ये से लौट के आई, ये गई, ये से लौट के आई, जब ये दोनों जो आप देख पा रहे हैं, ये गई लौट के आई वापस P पर आई, ये P से गई वापस P पर लौट के आई, ये दोनों वापस जहां मिली, एक वाली यहाँ की मिली, 2 वाली यहाँ की मिली, दोनों मिली और दोनों में अध्यारोपण हुआ, अध्यारोपण संपोषी या विनाशी हुआ और आपको टेलीस्कोप में कुछ दिखाई देगा, जो दिखाई देगा उसका नाम क्या है, व्यतिकरण पैटर्न आपको इसमें दिखाई देगा, क्लियर। अब आप इसमें जो चीज देख पा रहे हैं वो ये है कि ये तो इस प्रयोग के लिए प्रयोग का वर्णन हो गया। अब होता क्या है कि जब ये प्रकाशीय किरण जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ P से देखिए आप, ये P से 2 वाली तो यूं चली गई और यूं आ रही है ये, लेकिन जो एक वाली जो यहाँ से पहले ऊपर गई है ये, और फिर ये यहाँ आई है P पर वापस, यानी एक वाली किरण ने इस पट्टिका को एक बार जाने में और एक बार आने में प्राप्त को क्रॉस किया है, प्रकाश यानी एक जाने में पार किया इस पट्टिका को, इसको, और आने में पार किया, यानी इस नंबर 1 वाली किरण ने 2 बार इस पट्टिका को क्रॉस किया, एक बार जाने में और एक बार आने में, लेकिन इसने एक बार भी नहीं किया है, ये हवा में गई, हवा में वापस आ गई, तो इनके बीच में प्रकाशिक पथांतर उत्पन्न हो जाता है। उस प्रकाशिक पथांतर को दूर करने के लिए एक ग्लास पट्टिका को यहाँ पर इस तरीके का और लगाई जाएगी, इसके समांतर इसके जैसे ही एक ग्लास पट्टिका यहाँ पर और लगा देंगे, इसका नाम होता है प्रतिकारी C, यानी what is the name of this plate? It is known as the compensatory plate. अब नंबर 2 यानी ये प्रकाश की इसको एक बार जाने में और एक बार आने में इसको पार कर, इसको क्रॉस करेगी, तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों जो प्रकाशीय किरणें हैं, दोनों प्रकाशीय किरणों का पथ क्या हो गया है, बराबर हो गया है, दोनों में पथ यानी दोनों के अंदर क्या हो गया कि प्रकाश ने कांच की मोटाई को इसमें भी पार किया और इसमें भी पार किया, वापस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दोनों का प्रकाशिक पथ क्या हो गया, समान, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रतिकारी प्लेट। इसकी भी एक भूमिका है जो कि आपको समझा जाए। अब
जब ये लौट कर आएगी यहां से, और ये भी जैसे माना कि 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों के बीच में एक हवा की फिल्म जो होगी जिसकी मोटाई क्या होगी, टी का मान 0 भाई। ये यहां से यूं जाके लौट के आ रही है, ये भी लौट के आ रही है, तो ये ऐसे मालूम पड़ रहा है कि माना कि ये जो पट्टिका है, ये वाली ये जो दर्पण है, ये दर्पण माना यहाँ पर है। अब ये अगर माना कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो 5 जाएगी और 5 आएगी, ये 4 जाएगी और 4 आएगी, यानी उनके बीच में 2 सेंटीमीटर का अतिरिक्त डिफरेंस पथांतर उत्पन्न हो गया। डी, अगर इन दोनों की लंबाइयों में, इन दोनों यानी इस भुजा में यहाँ से यहाँ तक की भुजा में और यहाँ से यहाँ तक की भुजाओं में डी डिफरेंस है, तो इनके प्रकाश किरणों के बीच में 2D का क्या हो जाएगा, पथांतर उत्पन्न हो जाएगा। जब ये भी ऐसे लंबवत है और ये भी क्या है, लंबवत है, तब जब ये लंबवत होंगे, ये दर्पण और ये दर्पण दोनों ऐसे होंगे जैसे रखे हुए हैं, और ये लंबाई 5 है, ये लंबाई 4 है, तो आप देखोगे कि इनके बीच में 1 सेंटीमीटर की आपको हवा की फिल्म की तरह एक चीज काल्पनिक रूप से आप मन में समझेंगे वो उत्पन्न हो जाएगी। तो वो क्या बनी, एक समान मोटाई की डी मोटाई की एक फिल्म बनी, और थीटा कोण से अगर आप देख रहे हैं इसको, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2D cos थीटा। और चूंकि ये λ/2 इन दोनों प्लेटों के बीच में, इन दोनों दर्पणों के बीच में जो डी मोटाई आपको दिख रही है, एक समान मोटाई की फिल्म की तरह है, और एक समान फिल्म की तरह जब होगा तो आपने पढ़ चुके हैं, तो λ/2 का उसमें अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होता है, इसलिए λ/2 का आपको इसमें से क्या कर दिया है, ये माइनस कर दिया गया है, तो ये पथांतर हो गया। क्लियर। अब आप जब दोनों को ऐसे रखेंगे जैसे चित्र में बने हुए दर्पण रखे हुए हैं, ये M1 M2, तब तो आपको जो फिल्में प्राप्त होंगी वो कैसी होगी, जो फिल्म होगी वो एक समान मोटाई की बनेगी। लेकिन इसको अगर आपने थोड़ा सा ऐसे इन स्क्रू की सहायता से थोड़ा टेढ़ा कर दिया, M2 को आपने थोड़ा झुका दिया, M1 तो ऐसे रखा है, M2 को झुका दिया है, तो M2 डैश की ये स्थिति होगी जो आप देख रहे हैं। और जब झुका दोगे तो न्यून कोण होगा इन दोनों के बीच में, M1 और M2 के बीच में, तो जो बनने वाली जो फ्रिंजें होगी वह स्थानीयकृत फ्रिंजें कहलाती हैं, लोकलाइज्ड फ्रिंजें कहलाती हैं। क्या नाम है इनका, लोकलाइज्ड फ्रिंजें या स्थानीयकृत फ्रिंजें कहलाती हैं, और ये अतिपरवलय आकार की बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। जब कोण और बढ़ा दोगे आप इनके बीच का, इन दोनों के बीच का जो कोण कम है तब ये है, और थोड़ा बढ़ा दोगे कोण को, यानी इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दोगे तब सीधी रेखा बनने लगेगी। फिर अधिक कोण हो जाएगा विपरीत दिशा में, तब ये फिर अतिपरवलय बन जाएंगी। इनकी जो वक्रता होगी इनकी क्या होगी, भिन्न होगी। इन फ्रिंजों का जो नाम है वो इनको क्या बोलते हैं, अतिपरवलय फ्रिंजें और सीधी फ्रिंजें। इन तीनों फ्रिंजों को, इन तीनों प्रकार के दर्पणों की स्थितियों के लिए जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी उनका नाम क्या है, लोकलाइज्ड फ्रिंजेस, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रयोग में आपने ये सब चीजें जानी, और ये पूरा कंप्लीट प्रश्न आता है। नेक्स्ट अंक पर इसके अनुप्रयोग जो है उनको बताएंगे, तब तक आप इसको तैयार करें। थैंक यू।